समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, समाचार प्लस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पंकज प्रसून। आज संडे है। संडे को इस वक्त आप अपना चाय नाश्ता खत्म कर घर के ड्राइंग रूम में बैठे होंगे और इस वक्त परिवार में एक चर्चाएं जो आमतौर पर चलती रहती है कि इस स्ट्रेस भरे जीवन में हर ओर चारों ओर कंपटीशन है, यहाँ खुद को स्वस्थ कैसे रखा जाए। और जो पिछले 2 साल जो पूरी दुनिया और हमारे देश ने देखा, कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है। लोगों को लगा कि हेल्थ इज रियली वेल्थ। पहले सिर्फ सुनते थे, अब लगा कि अगर हेल्थ नहीं तो फिर बाकी सारी चीजें बेकार है। और आज समाचार प्लस के मंच पर पहली बार देश के 5 बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये आपके हर सवालों का जवाब देंगे जो आपके मन में उठते रहे हों। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ फुरकान बाबू शेख, आप एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी रीनल ट्रांसप्लांटेशन में फेलोशिप हैं। डॉक्टर शेख के बारे में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शेख ने 2007 में कोल्हापुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। उसके बाद 2012 में नई दिल्ली से जनरल सर्जरी में डीएनबी और आईकेडीआरसी अहमदाबाद से रीनल ट्रांसप्लांटेशन में फेलोशिप की। इनके कई सारे अचीवमेंट्स हैं, हम धीरे धीरे बातचीत करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन, डीएनबी डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मुंबई एमआरसीपी से आप मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं, ईसीएमओ डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट है मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी विभाग के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विवेक अग्रवाल के बारे में मैं बता दूं कि टाटा मेमोरियल अस्पताल शायद भारत में कैंसर से जुड़ा सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है और ये वर्षों से वहां काम करते रहे हैं। और इनकी स्पेशलाइजेशन जो हम आपको बताएंगे उससे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि क्या झारखंड में एक मंच पे इतने बड़े स्पेशलिस्ट आ सकते हैं जो कि सीधे आपकी समस्याओं से रूबरू हों। हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर तरुण जिंदल। इनके बारे में तो जितनी तारीफ की जाए कम है। एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट, एम्स नई दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट, एमसीएच में स्वर्ण पदक विजेता। डॉक्टर तरुण जिंदल से मैं पूछूंगा कि आखिर इतना सारा गोल्ड मेडल आप लेकर करेंगे क्या। उसके बाद हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर कौशिक दासगुप्ता। आप एमबीबीएस डीएनबी मेडिसिन, डीएनबी कार्डियोलॉजी, एफएनबी इन्वेंशनल कार्डियोलॉजी, एसोसिएट कंसल्टेंट इन्वेंशनल कार्डियोलॉजी। और ये जो कार्डियोलॉजी खास करके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो दिल से जुड़ा हुआ मामला है, एक बाढ़ सी आ गई हमारे देश में। और जो सबसे बढ़िया, जो सबसे स्पेशलिस्ट और सबसे सफल मैं बोलूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो आज आपके सामने हैं। ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के मंच बहुत कम चैनलों पे मिलते हैं और संडे है, आप फुर्सत में हैं। आपको मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 1 घंटे तक हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर कौशिक सुंदर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एमबीबीएस एमडी इंटरनल मेडिसिन, डीएम न्यूरोलॉजी, स्ट्रोक न्यूरो इन्वेंशन में फेलोशिप हैं, यूरोपियन स्ट्रोक डिप्लोमा में ESMINT, क्लिनिकल लीड आप कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर कौशिक सुंदर, मैं आपसे ही बात शुरू करता हूं। स्ट्रेस, स्ट्रोक, ये दोनों का एक अजीब सा रिश्ता है। आपके पास जो ज्यादातर मरीज आते होंगे, किस तरह की समस्याओं को लेकर आते हैं? और आपने जरूर एक रिसर्च किया होगा कि आखिर कारण क्या है, आखिर इतने सारे स्ट्रोक्स जो हम देख रहे हैं आजकल लोगों में, उसके क्या वजह हो सकती है? थैंक यू सो मच। ये शो में आने के लिए बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस शो। तो ये स्ट्रोक जब बताते हैं, पहले चीज़ क्या होता है, ये स्ट्रोक क्या होता है, इससे ऊपर ही पेशेंट्स के ऊपर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सिंपल सी बात ये है कि स्ट्रोक अगर होता है, इसका मतलब है ब्लड वेसल्स जो ब्रेन को सप्लाई कर रहा है उसमें प्रॉब्लम है। और ये स्ट्रोक 2 तरह का होता है। एक बोलता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, जो पाइप है जो ब्लड लेके जा रहा है ब्रेन को, अगर वो अपने आप बंद हो जाता है, उसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, जैसे पाइप अगर लीक हो जाता है, वहाँ से ब्लड बाहर आ जाता है, तो ब्लड बाहर आके एक स्ट्रोक हो जाता है, इसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं।
तो आपने जो सवाल पूछा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है स्ट्रोक में। तो ये रिस्क फैक्टर्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक जो बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसको हम सुधार सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो रिस्क फैक्टर्स है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि एज या सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब लेडीज़ को जब मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं उस टाइम पे उनको स्ट्रोक होने का चांसेस थोड़ा कम है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, मतलब आपके परिवार में स्ट्रोक होने का चांसेस है तो आपको और स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसको नॉन मॉडिफाइबल, इसको अलग रखते हैं। बट अगर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, वो छोटे छोटे चीज़ होते हैं, जैसे कि बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब अभी का जो ज़िंदगी है, और ये 2 साल आपने कोरोना के बारे में बात किया था, काफ़ी सारे लोग घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब क्या है? भाग दौड़ नहीं है, शरीर का मूवमेंट कम है। तो उस तरह का जो लोग होते हैं उनको ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक या इस तरह का बीमारियां ज़्यादा होने का चांसेस है। वजन बढ़ जाता है, बीएमआई की बात होता है। अभी तो ये बात काफ़ी सारे जगह पे चलता है। अगर आप कोरोना के टाइम पे भी देखते हैं, पीपल हु आर नॉट फिट उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर आप स्ट्रोक बोलते हैं तो स्ट्रोक का मतलब है कि ब्लड वेसल का प्रॉब्लम है ब्रेन के सप्लाई में, शायद वो लीक होता है या बंद हो जाता है। और इसका रिस्क फैक्टर्स हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल को अलग रखते हैं। अगर मॉडिफाइबल का देखते हैं, हमको सिर्फ देखना है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन और एक्सरसाइज। इतना सारे चीज़ में अगर हम ध्यान रखते हैं तो शायद पेशेंट को स्ट्रोक या हार्ट अटैक नहीं होता है। डॉक्टर कौशिक, एक चीज़ जो आमतौर पे लोग जानना चाहते हैं कि हम पे करियर भी बनाना है, हेल्थ भी अच्छा रखना है, और जो हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, मैं अब बड़े सिर्फ मेट्रोज़ की बात नहीं करूंगा, छोटे छोटे शहरों में देखते हैं अपार्टमेंट कल्चर है, घर पे बैठना है, लैपटॉप पे काम करना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है। आखिर ओवरकम कैसे किया जाए? मतलब बैक टू द नेचर हम बोलते तो हैं, लेकिन वो इतना आसान तो लग नहीं रहा है। आई थिंक सर यहाँ पे ये टाइम मैनेजमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। अपने लिए को थोड़ा टाइम अलग से रखना है खुद के लिए। मीनिंग यू शुड कीप सम टाइम फॉर योर सेल्फ। वो योर सेल्फ की बात कुछ भी हो सकता है, जैसे थोड़ा योगा हो या मेडिटेशन हो या वॉकिंग हो या इवन अ गुड सॉन्ग। मेंटली और फिजिकली रिलैक्स करने के लिए अपने लिए वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लीप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क जो 8 to 4 का काम होता है या भाग दौड़ वाले ज़िंदगी वो होता है, वो अलग रख दीजिए। बट अपने लिए हम हर एक दर्शकों या आपसे भी ये पूछता हूँ, ये 24 आवर्स में आप अपने लिए कब टाइम स्पेंड किए? जब 1 घंटा ये मेरे लिए है, वो अगर आप उसमें अगर ध्यान रखते हैं तो अपने आप जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आ जाता है। वो शायद डाइट की प्लान हो या वॉकिंग की हो या मेंटल रिलैक्सेशन हो, वो अगर रख देते हैं शायद आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। और 45 मिनट्स टू 1 आवर पर डे आपके लिए वो अलग से रखना, आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट। आपकी बात को मैं एक्सटेंड करता हूँ। अक्षय कुमार अक्सर कहा करते हैं कि अगर 24 घंटे में आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं दे सकते तो धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पे, और आपके सारे पैसे, सारे ऐशो आराम बेकार हैं। डॉक्टर फुरकान बाबू शेख, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये रोबोटिक सर्जरी और रीनल ट्रांसप्लांटेशन है क्या? क्योंकि ये टर्म्स जो है वो शायद आम लोगों की समझ में नहीं आ सके। देखिए, रोबोटिक सर्जरी रोबोट एक मशीन है जिसके माध्यम से सर्जरी किया जा सकता है। रोबोटिक सर्जरी से मिनिमल इन्वेजिव बोलते हैं, जिसे कम छोटे दाग से बड़ी सर्जरी किए जा सकते हैं। जैसे डिफ़िकल्ट एरिया में पहुंचना हो, जैसे पेल्विस है पैर के पास, या पेट के अंदर की जगह पे जहाँ पे एक्सेस कम होता है, मीन्स जहाँ नहीं पहुंच सकते हैं या डिफ़िकल्ट होता है, जिसके लिए बड़ा कट करना पड़ता है, जिसके बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा, उसको छोटा करने के लिए रोबोट यूज़ किया। रीनल ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ये किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन है। ये जिनका किडनी खराब हो जाता है उनको हम लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो इसे रोबोटिक माध्यम से भी किया जा सकता है और ओपन माध्यम से भी किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर शेख, आजकल जो किडनी के मरीज हैं वो आते होंगे, तो आपने स्टडी किया होगा, वजह क्या है? आखिर लोगों को बार बार किडनी ट्रांसप्लांटेशन वगैरह, या आपके पास जो भी आते होंगे, वो आपको क्या लगता है कि इस तरह के मरीज ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो है स्ट्रेस, दूसरी है डायबिटीज़ मेलाइटिस, जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस से रिलेटेड हैं ये चीज़ें हैं। प्लस जो पानी कम पीते हैं, जिनको पथरी का प्रॉब्लम है, ये सब लैंड अप करते हैं किडनी खराब होने वाले डिसीज़ में।
तो इन पेशेंट्स को हम लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। एक चीज़ और है, हम बार बार इन चीज़ों पे चर्चा करते हैं कि अगर बीमारी हो गई तब क्या इलाज करना है। जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं, लोग उससे क्या होता है कि पैसा भी बचेगा, बार बार आपके पास आएंगे भी नहीं, आपको कम ट्रांसप्लांट भी करना पड़ेगा। उसके लिए कोई एडवाइस है क्या, क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो है पानी सबसे अच्छा, मीन्स पानी ज़्यादा पीना चाहिए लोगों को। ये जो भी सीज़न हो, गर्मी हो या ठंडी हो, उनमें पानी का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए अपनी बॉडी इनटेक में। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं बाकी उन सबको कम करें, और जिनको किडनी डिसीज़ हो चुका है या किडनी होने के पहले भी ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ये लैंड अप करती हैं किडनी के प्रॉब्लम्स में। और जिनको हो चुका है उनको जो डॉक्टर्स की सलाह है, मेडिसिन्स है और प्रोटीन डाइट जो कम करने के लिए बोलते हैं, वो सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। एक और चीज़, ये थोड़ा जनरल हो गया कि आजकल एक चर्चा चल रही है, गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, पूरे देश में इस तरह की चर्चा चल रही है कि शराब बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं खास करके अगर किडनी से जुड़े विषयों पे आऊँ, आपको क्या लगता है कि किस हद तक शराब किडनी को प्रभावित करता है और कितना एक ठीक है, बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे मैं नहीं जाऊँ। बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो अलग चीज़ है, और किसको कंज्यूम करना है वो भी उनके ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर करता है। कोई अगर स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, अगर अपने आप तक ठीक रखते हैं तो इट्स फाइन। अगर जो सेवन ज़्यादा करते हैं तो वो बाकी चीज़ों में लैंड अप करते हैं, जैसे कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ना हो या शुगर ज़्यादा बढ़ना हो, तो और लीवर डिसीज़ भी काफ़ी हो जाते हैं इसकी वजह से। आपने दोनों चीज़ें रिलेट कर दी कि स्ट्रेस भी कम रखना है और शराब भी नहीं पीना है। तो ये अच्छा बताइए, किडनी पे वाकई असर होता है क्या? होता है, पूरे बॉडी पे इफेक्ट होता है। शराब सिर्फ एक ही जगह पे, मीन्स लीवर पे ही नहीं खराब करते हैं, बाकी चीज़ें बॉडी के ऑर्गन पे भी खराब करते हैं। डॉक्टर विवेक अग्रवाल, मैं ऑन्कोलॉजी, ये मैं टर्म समझना चाह रहा था, वो क्या है, थोड़ा दर्शकों को बता सकेंगे? कैंसर के साइंस को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, वही। कैंसर से संबंधित अगर है तो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है। फिर आपका सवाल घूम फिर के वहीं आ गया कि जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप जिस तरह के खाना खाते हैं और ख़ास करके वो रासायनिक जो है फर्टिलाइज़र हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इस वजह से कैंसर बढ़ रहा है। आपके पास किस तरह के मरीज़ आते हैं और आपकी स्टडी क्या कहती है कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? जिस तरह से डॉक्टर सुंदर ने बताया कि स्ट्रोक के लिए मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसी तरह से कैंसर के लिए भी कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको आप बदल सकते हैं, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो पहले से ही है जिनको आप बदल नहीं सकते। अगर हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, तो जो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं वो कैंसर के भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, lack of diet which is rich in vitamins, rich in fibers, rich in vegetables and fruits, फाइबर कम खाना, और शुगर बढ़ना या ब्लड प्रेशर बढ़ना, ओबेसिटी बढ़ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है कई कैंसर का, जैसे पैनक्रेटिक कैंसर, जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर, जैसे कोलन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा जो अदर लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, जैसे स्मोकिंग एंड टबैको यूज़। टबैको हमारे कंट्री में सबसे हानिकारक प्रोडक्ट है जिससे कैंसर होता है। और ये जो टबैको है ये दो तरह से कंज्यूम होती है, एक होता है स्मोकलेस टबैको और एक है स्मोकिंग टबैको। स्मोकिंग टबैको यानी बीड़ी, सिगरेट वगैरह। स्मोकलेस टबैको जो लोग कंज्यूम करते हैं जर्दा या खैनी के रूप में या पान मसाला के रूप में। हमारे जो कंट्री में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है, केसेस जो हम देखने को मिलता है, वो है ओरल कैंसर, लंग कैंसर, जो टोबैको से रिलेटेड है। उसके अलावा गैस्ट्रिक कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, ये ब्लडर कैंसर, किडनी कैंसर, ये सब स्मोकिंग के कारण होता है। टबैको आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है, कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है जिससे कैंसर होता है, और ये हर तरह से अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। और आप देखते हैं कि बड़े बड़े
फिल्म अभिनेता जो है वो कैंसर प्रोडक्ट्स के लिए खुद वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है ये करेक्ट। एक चीज़ और मैं देख सकता हूँ कि ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें पता है कि क्या है, सॉल्यूशन में कोई केस स्टडी ऐसा है क्या कि किसी देश में बैन हो, टोबैको हो, या आप स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग की बात करें तो वहाँ कम है, या फिर इंडिया में क्या कुछ किया जा सकता है इससे, मतलब मैं इन केसेस को कम होने की बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक अभी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट को एक लीगलाइजेशन के थ्रू लेना चाहिए, ताकि हम स्मोकिंग टोबैको जो है वो किसी भी फॉर्म में अनअवेलेबल करें, ताकि उसका जो एक्सेस है वो पब्लिक के पास नहीं रहे, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए। तो इससे न केवल कैंसर होता है बल्कि दूसरी बीमारियां जैसे स्ट्रोक, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे तो ये भी होता है। तो इसका कोई लाभ नहीं है, इससे सिर्फ हानिकारक है, इससे लत लगती है। और मेरे हिसाब से सारे प्रदेश के गवर्नमेंट्स को सामने आना चाहिए, इसको सामने से बैन करना चाहिए। एंड इसके लिए एक मुहिम कैंसर सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट के बीच में सदियों से चलती रहती है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ है दर्शकों को बता दूं कि मैं एक जगह आप ही लोगों के बारे में, जब प्रोग्राम के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी कि आईटीसी एक कंपनी है, वो कंपनी भारत में सिगरेट भी बनाती है और उस कंपनी अपने सिगरेट से होने वाली कमाई का एक हिस्सा इस बात के प्रचार के लिए लगाती है कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ये इसी देश में हो सकता है, पता नहीं ये सही है गलत है, सरकार की क्या पॉलिसी है मुझे नहीं पता। डॉक्टर तरुण जिंदल, आप बंगाल से भी हैं, आप भी ऑन्कोलॉजी में ही हैं। बंगाल को मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वहाँ एक चलन है, हम देखते हैं चाय और सिगरेट, ये कहा जाता है कि बंगालीज इसके बिना ये नहीं करते। आपके पास कोई इस तरह की स्टडी साबित करने के लिए है कि सही में बंगाल में इस तरह केसेस ज़्यादा हैं, आज जिन राज्यों में नहीं है ये चीज़ कल्चर वहाँ कम है? राज्यों की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली बंगाल की बात करूँगा कि बंगाल में जो हमारी फील्ड में यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मतलब जो किडनी, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, इन कैंसर्स को डील करते हैं, तो इसमें डेफिनेटली बंगाल के अंदर ब्लैडर कैंसर का परिमाण बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, जहाँ पर कि आप इतने ब्लैडर कैंसर के मरीज़ों को नहीं यूजली देखते हैं। मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस के लिए भूटान गया था। भूटान में टबैको प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली बैंड है, कोई सिगरेट वगैरह नहीं है। आपको ब्लैडर कैंसर का मरीज़ मिलेगा शायद सालों में एक। हमें महीने में 25 से 30 पेशेंट्स ब्लैडर कैंसर के देखते हैं, विभिन्न स्टेजेस के अंदर वो होते हैं। तो डेफिनेटली बंगाल और या यूपी, जैसे हमारे यूपी में भी काफ़ी कंज्यूम होता है, झारखंड टबैको बहुत कंज्यूम होता है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है ब्लैडर कैंसर के साथ, किडनी कैंसर के साथ। ब्लैडर के साथ तो खैर बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप है, उसी का कारण है कि ब्लैडर कैंसर बहुत रैम्पेंट है हमारे यहाँ। एक ही और है बंगाल के पानी को लेकर या क्वालिटी ऑफ वाटर, आपने भूटान का उदाहरण बहुत अच्छा दिया। वहाँ कहा जाता है कि प्योरिटी जो वहाँ के पानी में है वो बहुत अच्छा है और नेचुरल जो क्लाइमेट है। और हमारे यहाँ जो देख रहे हैं कि कभी आज से 20 साल पहले अगर हम किसी को बोलते हैं कि पानी पैसे देकर खरीदो तो शायद हम पर हंसता, लेकिन आज धड़ल्ले से बिक रहा है, छोटी छोटी गुंटियों में पानी बिक रहा है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर जो है उसकी वजह से ये कितना केसेस कितने बढ़े? बंगाल के लिए एक और पिक्यूलरिटी ये है कि एक काफ़ी पुरानी स्टडी है जिसमें पाया गया था कि बंगाल के पानी में नेचुरल ग्राउंड वाटर के अंदर आर्सेनिक लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। सो आर्सेनिक लेवल प्लस बंगाली हैबिट जो है सिगरेट की या तंबाकू इंजेक्शन की, वो जले पे नमक की तरह काम करता है। तो आर्सेनिक अपने आप में कैंसरोजेनिक है, साथ में आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री और टबैको इंजेक्शन आपको और कैंसर के लिए लाइबाइल बनाता है। तो यही दो मेजर कारण है जिसके कारण हम लोग ब्लैडर कैंसर को स्पेसिफिकली बहुत देखते हैं। एक और सवाल जो कि चूँकि मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि जो बंगाल का कल्चर और झारखंड का कल्चर मोटा मोटी खाना पीना रहना एक तरह का है बहुत हद तक। झारखंड में क्या केसेस है मुझे नहीं पता, लेकिन चूँकि बंगाल के बारे में देख रहा था तो वो हेल्थ जो इश्यूज़ को लेके वो एक तरह से इंडिया का वो मतलब ये क्या हब टाइप का बनता जा रहा है। बंगाल के मरीज़, बंगाल में मेडिकल फैसिलिटीज़ है फिर भी पटना में जाकर इलाज करा रहे हैं, मुंबई में जाकर इलाज कर रहे हैं, साउथ में जाकर इलाज करा रहे हैं। आखिर आपको और क्या लगता है कि ऐसी कौन सी बात है कि वहाँ के लोगों को बहुत बीमार बना रही है? और हर तरह की मैं बात करूँ तो
देखिए अब ये जो आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट जो था कि मरीज़ ट्रैवल क्यों कर रहा है, उसको तो देखिए जहाँ पर वो सेटिस्फाइड फील करेगा वो ट्रैवल करेगा। हम भी अगर मरीज़ एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर कंफर्टेबल फील करेंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज बंगाल के अंदर या झारखंड के अंदर फॉर दैट मैटर वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जिसके जो पहले नहीं थी। लेकिन जो 20 साल से दिमाग में चलता हुआ आ रहा है कि वो फैसिलिटीज़ अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो चलता ही जा रहा है। लेकिन उस मिथ को तोड़ना ही आपके ज़रिए हम वो अप्रोच करना चाहते हैं लोगों को कि आज की डेट में हमारे पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो कि साउथ में अवेलेबल नहीं है। तो एक माइंडसेट भी है और हमारी भी यही कोशिश है। पहली बार झारखंड में मैं क्यूरेस्टा ग्लोबल की बात करूं तो रांची में एक ऐसा अस्पताल खुला है जहां आपको वर्ल्ड क्लास डॉक्टर अवेलेबल हैं और आपको हर तरह की बीमारियां, आपको अब कहीं दिल्ली, साउथ, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने राज्य में एक क्यूरेस्टा ग्लोबल नाम का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है, वहाँ सब मौजूद हैं और हर एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। हमारे साथ कौशिक दास गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दास गुप्ता, एक सवाल, चूँकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों का दिल टूट रहा है, वो दूसरी वजह से, मैं हेल्थ को लेकर बोल रहा हूँ कि दिल के मरीज कुछ ज़्यादा ही। यस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एंड द मोस्ट अलार्मिंग जो हो रहा है, इतने साल में हम लोग जो देखते थे हार्ट अटैक जो बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी माइट्राल इन्फॉक्शन, सो ये यूजुअली लेट एजेस में होता था। इवन वेस्टर्न पॉपुलेशन में आप देखिए इट इज़ 60s 70s ईयर्स में होता है। इंडियाज़ में इट इज़ अर्लियर। प्रीवियसली ये बोला जाता था ये 50s 40s 50s में होता है, बट नाउ द मोस्ट अलार्मिंग पार्ट इज़ हम लोग 20s 30s अर्ली 20s एंड 30s में देख रहे हैं। विदिन लास्ट 10 days हम लोग का हार्ट अटैक का 18 years 20 years 31 years these numbers में आ रहे हैं। दे आर वेरी यंग पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ देम एज सब बोले हैं तो स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटीज़ है, देन अदर डिस्लिपिडीमिया जो मतलब जो लिपिड्स बॉडीज़ में जाता है होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो दीज आर अलार्मिंग साइंस। डॉक्टर दास गुप्ता, मैं एक और देख रहा था कि जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, मैं सिर्फ बच्चों की, या चूँकि आपने कम एज में हार्ट डिजीज़ की बात की, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? एसी दे रहे हैं, आप कार दे रहे हैं, आप अपार्टमेंट दे रहे हैं, उन्हें खुली हवा, अच्छे पार्क्स नहीं दे रहे हैं, उन्हें कभी ये बताया नहीं कि हमें पेड़ अपने ज़िंदगी में आपने कितने लगाए। आप पैसे हैं, हिल स्टेशन चले जाते हैं छुट्टियां मनाने, लेकिन जो बाकी जो समय बचता है वो आप दिल्ली, रांची, मुंबई के पॉल्यूशन के बीच अपने बच्चों को रख रहे हैं। क्या एक प्रीवियस जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को हेल्थ को लेकर और नेचर को लेकर वो एक जागरूक करने की ज़रूरत नहीं आपको फील होती कि वो ये हर घर के ड्राइंग रूम डिस्कशन में ये होना चाहिए कि बेटा इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाओ, आप सुबह उठो, आप योगा करो, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, नशा करने से क्या नुकसान है नहीं नुकसान है, पेरेंटल केयर का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। सब कुछ में इट्स नॉट पेरेंटल, सिर्फ पेरेंटल के लिए बात नहीं करूँगा, पेरेंटल स्कूल एवरीवेयर ये प्रमोट करना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस घर से तो स्टार्ट होना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बड़े लोग को देखेंगे, दे आर मतलब सुबह उठ के जा रहे, मतलब वॉकिंग में जा रहे, कहीं पे भी जा रहे, तो देख के बच्चे लोग भी मोटिवेट होंगे। ये तो कंपलसरी घर से भी स्टार्ट होना चाहिए। स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस का भी काफ़ी रोल है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कैरियर ओरिएंटेड, सो इसलिए हम लोग का हेल्थ छोटे से ही थोड़ा निगलेक्टेड हो जाता है, मुझे आजकल के दिन में लगते हैं। सो कंपटीशन है, सब कुछ है, सबको इंजीनियर्स बनना है, डॉक्टर्स बनना है, MBS करना है, समथिंग करना है, इसके लिए प्रेशर्स है। बट इस प्रेशर्स में हम लोग कभी ना भूले जो हमका हेल्थ को नेगलेक्ट नहीं करना है। हाफ एन आवर्स अ डे 5 days वीक, दैट इज़ मोर देन इनफ टू कीप योर सेल्फ हेल्थ। और यही हम लोग का गाइडलाइंस बोलते हैं। एटलीस्ट आप लोग ज़्यादा नहीं कर पाते, 30 minutes a day ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, मतलब जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो 5 days a week करो, सो दैट कीप्स यू हेल्दी। ठीक है, तो ज़्यादा कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो इतना तो काफ़ी है। हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मीन्स एक्सरसाइज, डाइट्स, प्रॉपर स्लीप पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल्स मीन्स ड्यूरेशंस ऑफ द आवर्स आल्सो इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलर अर्ली स्लीप, अर्ली राइज। तो आजकल हम लोग देखते हैं ज़्यादा लेट नाइट तक काम करते, सो प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। कोई भी आपका टाइमिंग है, वॉट एवर योर टाइमिंग, यू फॉलो योर रूटीन, हैव योर मील्स इन टाइम्स। फॉर एग्जांपल प्रॉपर मील्स का टाइम होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच,
इन बिटवीन इफ़ पॉसिबल, मगर हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एवरीवन इज़ मतलब आपके अपने काम के लिए भाग रहे हैं जस्ट। डॉक्टर दासगुप्ता, काम की बात तो है ही कि काम के लिए लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपना ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं, ये मोबाइल है उसमें रात को 12 बजे 1 बजे तक लगे रहते हैं अननेसेसरली। दूसरी बात, कब आप सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, इसका जरूरी नहीं कि हर किसी का वर्क आवर ऐसा ही हो कि उनको रात को सोने की जरूरत है, लेकिन करते हैं। टेलीविज़न जो ये है, और क्या होता है ना कि जब घर में है तो बच्चे जो है, नेक्स्ट जनरेशन आपको ही देख के सीखता है, आपको फॉलो करता है ये करके। तो सवाल वही है कि आप अपने बच्चों को एक बीमार बहुत बड़ा अफसर पैसे वाला बनाना चाहते हैं, या हेल्दी स्माइलिंग, थोड़ा कम पैसे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, खुश रहे, वैसा बनाना चाहते हैं। हम सवाल करेंगे, हमारे साथ नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स डॉक्टर मौजूद हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये इनसे पूछेंगे कि ठीक है लाइफस्टाइल खराब है, इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन क्या एक इंडिया का जो कल्चर है एक लापरवाही वाला हेल्थ को लेकर, हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास योगा है, हमने दुनिया को दिया। हम प्राउड फील करते हैं कि हम जो हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं, सबसे शुद्ध जल, अच्छे अनाज, बेहतरीन मौसम, सब कुछ हैं। इसके बावजूद अगर हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं तो हमें सोचना है, इतनी अच्छी परंपरा के बावजूद अगर हम दुनिया के सबसे बीमार देश बन रहे हैं, तो 1 मिनट रुक कर ये सोचने की जरूरत जरूर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और खास करके पिछले 20-22 सालों में ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्द वापस लौटते हैं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि झारखंड ही नहीं, भारतीय टेलीविजन इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है जब एशिया के और भारत के सबसे प्रतिष्ठित बेहतरीन नारायणा हेल्थ केयर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक मंच पर एक जगह बैठे हुए हों, और ये वंस इन ए लाइफ टाइम प्रोग्राम है, इसे आपको देखना चाहिए। और हम जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं कि आप स्वस्थ कैसे रहें, आप बेहतर कैसे रहें। डॉक्टर फुरकान बाबू शेख, आपके बारे में एक चीज़ मुझे पता चली कि आप सबसे बड़ा वो ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं इंडिया में, वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन जैसे किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन जो है, एक हेल्दी डोनर से रेसिपिएंट जिनको किडनी की ज़रूरत है उनको ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको सर्जरी के माध्यम से करेक्ट किया जा सकता है। और ये देश में सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट यूनिट है हम लोग का, जो साल में करीब 350 से 400 ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं। और इसको हम बड़े डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, मीन्स जैसे ओपन मेथड है, जैसे पूरा चीरा लगा के करते हैं, और मिनिमल इन्वेजिव जैसे रोबोट के माध्यम से किया जा सकता है। डॉक्टर शेख, एक चीज़ और कि आपने बताया था रोबोटिक सर्जरी, एक आम पेशेंट रोबोटिक सर्जरी के लिए क्यों जाए, जब डॉक्टर खुद भी तो कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल सर्जरी है, और इसमें दोनों में क्या फर्क है? ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा एक्यूरेट है, क्या है? देखिए, एक्यूरेट तो दोनों तो सर्जन ही कर रहे हैं, मीन्स सर्जन ही ऑपरेट रोबोट से भी किया करते हैं और ओपन से भी सर्जन ही करते हैं। इसमें एक ही सुविधा ये है कि पेशेंट जल्द से जल्द नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। जैसे ओपन सर्जरीज़ में हम लोग बड़ा सा चीरा लगा के ऑपरेट करते हैं, जिससे वापस पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल में जाने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। जिसमें रोबोटिक के माध्यम से अगर करते हैं तो विदिन 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन के अंदर वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ सब कुछ कर सकते हैं, और इसमें दर्द कम होता है, और जल्दी अपने डेली एक्टिविटीज़ में कार्यक्रम में वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर विवेक अग्रवाल, एक बात और, अगर हम कैंसर की बात करें तो एक आम लोग जानते हैं कि ठीक है केमोथेरेपी है, क्या नारायणा हेल्थ केयर डिफरेंट है दूसरों से, और आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि आम तौर पर कैंसर अस्पतालों में नहीं होता? तो एक स्टैंडर्ड कैंसर सेंटर में जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, वो सारे ट्रीटमेंट्स कैंसर के लिए हमारे पास है। चाहे वो आज आप यूएस की बात करें या आज आप टाटा हॉस्पिटल मुंबई की बात करें या एनएच की बात करें,
तो हम उसी दर्जे पर, उसी स्टैंडर्ड पर ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं हमारे पेशेंट्स को, जो उनको कोई भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हिमाटो ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज की जो हम दे रहे हैं, तो कीमोथेरेपी एक बड़ा ही ट्रेडिशनल पुराना टर्म है जिसको हम बोलते जो थे। हर कोई जानता है। करेक्ट। सो आज के ज़माने में हम कीमोथेरेपी से आगे बढ़ के सिस्टमिक थेरेपी पे गए हैं, जो सिर्फ कीमोथेरेपी तक सीमित नहीं है। कीमोथेरेपी बेसिकली जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो बॉडी के कैंसर सेल्स पे एक्ट करते हैं, बट साथ साथ वो नॉर्मल सेल्स पे भी एक्ट करते हैं, इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब उस साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए एक अप्रोप्रिएट सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है, जो हम एडिक्वेटली देते हैं ताकि पेशेंट्स कीमोथेरेपी आराम से टॉलरेट कर सकें। दूसरी चीज़ है कि कीमोथेरेपी किसे देना है और किसे नहीं देना है, और किसे क्या डोज में देना है, वो भी एक इंटेलिजेंट डिसीजन है जिसको हम प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद लेते हैं, ताकि उसका फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम हो। बट कीमोथेरेपी से आगे अब और नए तरह के सिस्टमिक थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, जैसे टारगेटेड थेरेपी, या जैसे इम्यूनोथेरेपी, या जैसे हार्मोनल थेरेपी। सो आजकल जो तरह तरह के कैंसर्स हैं उसमें स्टेज 4 में भी इस तरह के टारगेटेड थेरेपीज़ अवेलेबल है, जिसको देने से मरीज़ कई समय तक जी सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जिसमें HER2 एक तरह का रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो उसके अगेंस्ट कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे ट्रास्टुजुमैब, जैसे TDM1, जैसे ट्रास्टुजुमैब डेरुक्सिटिकान, जो हम अगर यूज़ करें तो स्टेज 4 में भी मरीज़ की आयु 5 साल से ज़्यादा हो सकती है। अगर हम लंग कैंसर की बात करें, तो लंग कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा लंग में कुछ मॉलिकुलर मार्कर्स मिलते हैं, जैसे EGFR, ALK, ROS, जिसके अकॉर्डिंगली अगर हम टारगेटेड कुछ ओरल दवाइयाँ हैं वो दें, तो पेशेंट की आयु 6-7 साल तक भी हो सकती है, जो एवरेज आयु है स्टेज 4 में भी। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इम्यूनोथेरेपी है, जैसे इम्यूनोथेरेपी एक इस तरह की दवाई है जो हमारे बॉडी के अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, ताकि वो कैंसर के अगेंस्ट एक्ट कर सके। तो अपने ही ओन इम्यून सिस्टम को वो एक्टिवेट करती है। सो इस तरह से आजकल नई तरह की सिस्टमिक थेरेपी अवेलेबल है, जो कीमोथेरेपी से काफ़ी अलग है, लेकिन मरीज़ों को फ़ायदा ज़्यादा देती है, नुकसान उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो काफ़ी कम है, और एफिकेसी बहुत ज़्यादा है, जिससे हम कैंसर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। एक स्टेज 4 के कैंसर को भी एक क्रॉनिक डिजीज़ में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जहां मरीज़ ट्रीटमेंट लेके कई वर्षों तक हेल्दी फील कर सकता है, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ व्यतीत कर। डॉक्टर जिंदल, जब हम बात करते हैं कि हमने अभी दर्शकों को बताया कि अब आपको साउथ में, मुंबई में या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नारायणा हेल्थ केयर है बेहतर, मैं अगर नहीं बोलूँ तो बराबर दुनिया के कहीं भी किसी भी देश से उसके बराबर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। डॉक्टर आप बताइए कि जब हम बात करते हैं, सर ने बताया कि बहुत सारे वैकल्पिक माध्यम हैं, केमोथेरेपी हो गया, तो उसके इन्होंने इम्यून थेरेपी की बात की, और भी कई तरह की बात की। आपके फील्ड में खास करके मैं अगर किडनीज या ये यूरिन की बात करूं, तो क्या कुछ नया डेवलपमेंट आया है जो कि आप लोग दे रहे हैं मरीजों को, जो कि आमतौर पर अस्पताल नहीं देते? देखिए, मेरी जो स्पेशलिटी है वो रोबोटिक सर्जरी है। सो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हम लोग मरीज़ों को वो फैसिलिटी दे पा रहे हैं जो कि एक्चुअली बहुत सारे सेंटर्स में इंडिया में अवेलेबल नहीं है। नारायणा में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रोबोट है वो अवेलेबल है। अब मैं आपको एग्जांपल अगर देता हूँ, तो जब भी मरीज़ कैंसर सर्जन के पास आता है तो उसके दिमाग में ये भय रहता है कि बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है, मुझे बहुत दिन लगेंगे रिकवरी के अंदर, पेट काटा जाएगा, बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स रिकन्स्ट्रक्शंस होंगे। तो ये जो धारणाएं हैं ये रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हम ब्रेक कर पाए हैं। हम बहुत कम चीरे के द्वारा वही सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरी या मरीज़ के अंदर कर सकते हैं जिसके लिए पहले हमें पूरा पेट काटना पड़ता था। उसका रिजल्ट क्या है? हम कैंसर कंट्रोल बहुत अच्छा उम्दा तरीके से कर पा रहे हैं, ओपन सर्जरी से भी बेटर कर पा रहे हैं। पेशेंट को दर्द कम होता है क्योंकि हम शरीर पे कट कम लगाते हैं।
पेशेंट की रिकवरी, जो पहले मरीज 21-21 दिन भर्ती रहते थे, 20-20 दिन भर्ती रहते थे, अब तीसरे दिन अपने घर चले जाते हैं। ऐसे रिजल्ट्स हम लोगों ने भी कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं एक प्रोस्टेट सर्जरी करूंगा, मरीज़ 48 घंटे बाद घर जाके फुटबॉल खेल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें रोबोट के माध्यम से संभव हो पाई हैं। ब्लड लॉस बहुत कम हो गया है, रिटर्न टू फिजिकल एक्टिविटी बहुत फास्ट हो गई है। तो यही मैसेज है कि अब वो सारी चीज़ें, वो सारे अपैरेटस, वो सारी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है जो कि लेटेस्ट है। और रोबोटिक सर्जरी आपको हर जगह पर अवेलेबल नहीं मिलेगी। नारायणा हेल्थ फॉर दैट मैटर 4th जनरेशन रोबोट के माध्यम से वो सारी फैसिलिटीज़ कलकत्ता में प्रोवाइड कर रहा है, और इससे पेशेंट्स की लाइफ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरेस्टिंग। कभी आप जिस बीमारी का इलाज कराने के लिए 21 दिन अस्पताल में भर्ती रहते थे, अब नारायणा मेडिकल जो है नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर बता रहे थे कि वो 48 घंटे के अंदर मरीज़ वापस अपने घर जाता है। और केसेस में तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि फुटबॉल तक खेलने लगता है। वाह, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कभी। डॉक्टर दासगुप्ता, एक टर्म्स में जो है, जो कि शायद आप समझा सके, ये कोरोनरी इंटरवेंशन ये है क्या? एक्चुअली हम लोग इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है। सो कार्डियोलॉजी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, डिविजन है। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, जो कि सारे अवेलेबल है हमारे सेंटर्स में। फॉर एग्जांपल कोरोनरी इंटरवेंशंस में जो मैं कोरोनरीज बोला हूँ, तो इससे मतलब हार्ट का एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टिस, कॉम्प्लेक्स कोरोनरी एंजियोप्लास्टिस। एंड आप जब डॉक्टर फुरकान को पूछ रहे थे व्हाट न्यू इन द सेंस, हम अपने एक चीज़ देखा होगा, हम लोग कोरोनरी इमेजिंग करते। आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, तो हम लोग कोरोनरी के अंदर जाके उसका अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी आप देख लेते हैं, मतलब इमेजिंग के द्वारा कि अंदर क्या है। एग्जैक्टली दैट इज़ द एडवांसमेंट एंड दैट्स अ वे हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं कोरोना इसमें। तो आप पूछ रहे थे अलग क्या, ये अलग काम हो गया है। उससे क्या होता है, बिना उससे काम नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, मगर उससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का भरपूर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम लोग पता चल जाता है क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, कितना हमें स्टैंडिंग का लेंथ करना है, अंदर क्या करना है, कितना एक्सपेंशन करना है। इट्स अ 3 डायमेंशनल व्यू, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। सो ये सब 3D इमेजेस पहले ही देख लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी नारायणा में है। नारायणा में ये एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट है द स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ मतलब पहले हम लोग को कोई भी हार्ट में वाल्व्स होता है, एयोटिक वाल्व, 4 वाल्व होता है, मेनली एयोटिक, माइट्रल, ट्राइकास्पिड एंड पल्मोनरी वाल्व्स। तो आजकल हम लोग इसके लिए पहले ओपन हार्ट सर्जरीज आजकल भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, दैट इज स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट। आजकल जो न्यूअर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया हुआ है, हम लोग ट्रांस कैथेटर थ्रू द फीमोरल आर्टरीज या थ्रू द फीमोरल वेन्स हम लोग जाके उस वाल्व को चेंज कर सकते हैं। अब पूछिए इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है, इट्स अ न्यूअर टेक्नोलॉजी, मे बी लास्ट 5 to 10 ईयर्स डाउन द लाइन ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है। हम लोग के लिए बहुत दिन का डेटाज नहीं है, बट रिकवरी 2-3 दिन में पेशेंट छुट्टी हो जाता है। सेकेंड डे, थर्ड डे पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, कोई इंसिशन नहीं लेना पड़ता है। ये सेकेंड डायमेंशन। एक और सवाल आ रहा होगा, जब आप लोग बता रहे हैं तो मरीज को लगता होगा कहीं महंगा तो नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली महंगा है, आज के दिन में ये महंगा है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के से काफ़ी महंगा है, ये है। एवरेज अगर मैं नारायणा की बात करूं तो जो कॉम्प्लेक्स आप कह रहे थे कोरोनरी, जो ये 3D मैपिंग वगैरह से करके इलाज करने में, अंदाजन मैं बता रहा हूं कि एक एवरेज पेशेंट को क्या लमसम लग जाता होगा। सो ये डिपेंड करता है प्रोसीजर टू प्रोसीजर्स, ठीक है। एग्जैक्टली मतलब 1 लाख से स्टार्ट होता है, ये इवन सिर्फ 1 लाख में। अगर यही चीज़ मैं बताऊं डेवलप कंट्रीज में जाएंगे तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इंडिया को मेडिकल हब क्यों कहा जा रहा है। यहाँ सस्ता इलाज 1 लाख में आप इतना कॉम्प्लेक्स 1 लाख में नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ शुरू 1 लाख से होता है, उससे जो एंजियोग्राफी होता है वो तो बहुत सस्ते में हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। डिपेंड करता है आप क्या, आप बिना केस देख के किसी पेशेंट का बजट देना मुश्किल, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक वैरी करता है केस टू केस, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, बहुत हार्डवेयर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपको जो बताया, अगर कैमरा से करना है, उसका भी 2 तरीके का होता है। एक तो आईवास मतलब इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासोनोग्राफी, और एक होता है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। दोनों का रेट अलग है, दोनों का अलग अलग इंडिकेशंस है, दोनों का मतलब इस्तेमाल अलग जगह पे होता है। सो ये मतलब केस टू वेरी करता है। अगर मैं इसलिए पूछ रहा था कि डेवलप कंट्रीज
मैं अमेरिका में जाऊं, कनाडा में इलाज कराने जाऊं, ऑस्ट्रेलिया में जाऊं, और भी कई देश हैं, उसके मुकाबले भारत का जो बजट है वो कैसा है? फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में एक इकोकार्डियोग्राम कराना चाहेंगे, उसका 2000 to 3000 डॉलर्स खर्च होता है। हमारे हॉस्पिटल में 2000 to 3000 रुपीज़। सो इतने का फर्क है। इंटरेस्टिंग। क्योंकि अब आप सोचिए कि हमारे देश में नारायणा हेल्थ केयर जैसा एक अस्पताल है, जो कि इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि जो ट्रीटमेंट अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में $2000 में कर रहे हैं, वो अपने देश में वही फैसिलिटीज, वही ट्रीटमेंट $2000 में हो रहा है। उदाहरण है। डॉक्टर कौशिक, एक चीज़ और, न्यूरो की जब बात करूँ, न्यूरोलॉजी, आप नारायणा हेल्थ केयर डिफरेंट कैसे पूछेंगे ना लोग? सो ये जो स्ट्रोक और इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी की बात करते हैं, वो मैं एक स्ट्रोक और इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, और ये जो फील्ड है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। मतलब ये 5 साल में जितना एडवांसमेंट हुआ है इस फील्ड में, इट इज़ रियली वेरी एक्साइटिंग। आप अगर कहीं शादी पे जाते हो, किसी से बात करते हो, तो वो बोलता है कि मामा का हार्ट अटैक हो गया था, हमने एंजियोप्लास्टी किया था, स्टेंटिंग किया था। वैसे एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग अभी हम ब्रेन में कर सकते हैं। तो अगर लेमैन टर्म्स की बात करते हैं, जनरल पब्लिक के हिसाब से अगर बोलते हैं, हमने पहले ही बताया था कि स्ट्रोक जो होता है वो ब्लड वेसल, जो पाइप है, उसके प्रॉब्लम होता है। इधर वो ब्लड वेसल वहाँ पे बंद हो जाता है या वहाँ से लीक हो जाता है। और मेरा काम जो है, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट प्लम्बर हूँ। वो प्लम्बर क्या करता है, अंदर जाके वो पाइप को क्लीन करना मेरा काम होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पे एक क्लॉट बचा हुआ है या वहाँ पे ब्लड ठीक से नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे जाके एक्सटेंड करना हो, या अगर वहाँ से लीक हो रहा है ब्लड वेसल, तो उसको जाके बंद करना मेरा काम होता है। और ये एंजियोप्लास्टी, ये स्टेंटिंग, ये एन्यूरिज्म कॉइलिंग, ये सब बहुत मेडिकल टर्म्स होता है, बट इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको स्ट्रोक आता है आज के ज़माने पे, जैसे हार्ट के लिए जैसे एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग करते हैं, वैसे हम ब्रेन के लिए भी कर सकते हैं। तो यही मेरा काम है, और ये NH कलकत्ता में अवेलेबल। एक चीज और जो आम लोग समझते हैं कि ब्रेन मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, मतलब ब्रेन में अगर कुछ करना हो तो ये तो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ये है, जिनके पैसे वाले हैं वो, खास करके मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, इंडिया में नहीं हो सकता, हमें अमेरिका जाना होगा। अब आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं कि जो नारायणा हेल्थ केयर है वो इंडिया में वो सक्षम है, और ऐसे कोई डिफरेंस नहीं, इलाज वही है लेकिन अपने देश में हो रहा है? तो पहली बात, जैसे आपने भी बताया था कि फॉर गुड रीजंस हमारे यहाँ पे फॉर ऑल दीज प्रोसीजर्स द कॉस्ट इज़ वेरी वेरी लेस। वो शायद रोबोटिक सर्जरी की हो या न्यूरो की हो या कार्डियो की हो, अगर आप विदेश जो से कंपेयर करते हैं तो पहले द कॉस्ट इज़ वेरी लो। सेकेंड थिंग इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पब्लिक पार्टिसिपेट्स इन दिस ट्रीटमेंट। जब पब्लिक को ये अवेयरनेस बढ़ जाता है तो वो ट्रीटमेंट के लिए डिमांड करते हैं, और जब डिमांड क्रिएट हो जाता है, अपने आप कॉस्ट स्टार्ट्स कमिंग डाउन। यही हमारा कार्डियक में भी हुआ था। एक टाइम था हम लोग यहाँ से बाहर जाके बाईपास कर रहे थे और स्टेंटिंग वगैरह जो कर रहे थे, इंडिया के बाहर जाते थे। अभी क्या हुआ, डिमांड आ गया था कि पेशेंट रिलेटिव्स को या पेशेंट को पता चल गया कि ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और जब ये ट्रीटमेंट डिमांड के वजह से आ गया तो ऑटोमेटिकली द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स केम डाउन। तो पेशेंट पार्टिसिपेशन इन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हैविंग सेड दैट, अभी जितना कॉस्ट में हम ये सब कर रहे हैं, एनी अदर डेवलप्ड कंट्री कंपेयर करते हैं, हम हमारा बहुत सस्ता है। इसीलिए सम डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीका के जहाँ पे इथियोपिया या वहाँ से लोग यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी अगर सोचते हैं, दुबई या अबू धाबी, शारजा, वहाँ से लोग साउथ में चेन्नई में जाते हैं या केरला में जाते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको ये ट्रीटमेंट सस्ता पड़ता है। अभी तो नेशनल और स्टेट लेवल में भी काफ़ी सारा इंश्योरेंसेस एंड काफ़ी सारा हेल्थ स्कीम्स आ रहा है जहाँ पे पेशेंट्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट आपके माध्यम से अगर मैं कुछ पब्लिक को बोलना चाहता हूँ कि ये हेल्थ अवेयरनेस थोड़ा हमको बढ़ाना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस को थोड़ा हायर एंड पे ले लीजिए। जैसे कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस इज अ मस्ट, पर काफ़ी सारे लोग के घर पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते 3-4 लाख के लिए भी, अच्छा प्रीमियम देके फॉर द फैमिली, दैट विल हेल्प अस टाइड ओवर सच क्राइसिस। तो एक चीज़ और है कि साइकोलॉजी बदलने की ज़रूरत है। अब आप समझिए, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में हर 3 में से 1 डॉक्टर भारतीय है,
और किसी भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, न्यूजीलैंड में चले जाएं, और जहां तक आपकी सोच जाती है वहां जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वो इंडियन है। दूसरी बात कि आखिर क्या वजह है कि अफ्रीका के, अरब के, आसपास के जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां के मरीज भारत में इलाज करने आ रहे हैं। इसकी वजह यह है हमारे पास बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल हैं। जो सवाल था वो ये था कि हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन जब आपको वही वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स, वही वर्ल्ड क्लास सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, वही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वो बेहद कम पैसों में इंडिया में मिले, तो फिर बाहर क्यों जाएं, यहीं क्यों ना रहें। दूसरी बात जो डॉक्टर कौशिक ने कहा, और बहुत महत्वपूर्ण बात, हेल्थ को लेके हम अलर्ट तो हैं, लेकिन क्या हम वो अलर्टनेस इस लेवल पे है कि हम फाइनेंशियली उससे झेल कर पा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की इन्होंने बात की कि आप बताइए कि कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, और इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो लेके रखा है। मैं आपको बता दूं कि नारायणा हेल्थ केयर कलकत्ता आज की तारीख में भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी अस्पताल से इलाज के मामले में कम नहीं, न डॉक्टर्स के मामले में, न इक्विपमेंट्स के मामले में, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले यहां कम पैसों में बेहतर इलाज हो रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर शेख, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, डॉक्टर जिंदल, डॉक्टर दासगुप्ता और डॉक्टर कौशिक, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि जो हमने आपको 1 घंटे में बताया वो आपकी ज़िंदगी में काम आएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। और उससे महत्वपूर्ण बात कि आज संडे है, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।